गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को। ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का 8 पार्ट है। स्टार्टिंग के 7 पार्ट्स में जो भी हमने कवर अप किया है, मैं उनका लिंक आपको टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, उसके क्या फीचर है और जरूरी क्यों होते हैं वो। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग के 11 प्रिंसिपल्स हैं। चलिए एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग एंटिटी। इसको हम बिजनेस एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रिंसिपल हमसे कहता है कि जो हमारा बिजनेस है और जो हमारा ओनर है, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, इन दोनों को साथ में ट्रीट नहीं किया जाएगा। कि बिजनेस की अलग पर्सनालिटी होती है एक ओनर से या इंडिविजुअल से। इसीलिए आपने कंपनीज में भी देखा होगा कि कंपनी को खुद से रजिस्टर किया जाता है, कंपनी की एक अलग पर्सनालिटी बनाई जाती है। चाहे उसे किसी ने भी खोला हो तो हम उन लोगों को अलग नाम दे देते हैं, हम उन्हें डायरेक्टर बोल देते हैं या फिर प्रमोटर जो होते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया कंपनी को। लेकिन बिजनेस अलग हो गया हमारा और उसका ओनर अलग हो गया, इन दोनों को हम सेम ट्रीट नहीं करेंगे। तो जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन जितने भी रिकॉर्ड करते हैं वो सभी हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करेंगे, ना कि हम उसको ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग ड्राइंग लिखते हैं। ड्राइंग मतलब उसने पैसे विड्रॉ कर लिए अपने बिजनेस से, तो वो बिजनेस का टर्म हो गया कि इसने ड्राइंग कर लिया है, यानी कि अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए ओनर ने पैसे निकाल लिए हैं बिजनेस से। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हुआ। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि जो हमारी रिलायंस कंपनी है वो अलग है और मुकेश अंबानी जो है वो अलग है। इन दोनों को आप साथ में मिक्स नहीं कर सकते हो। उनकी अलग एसेट्स हैं और कंपनी की अलग एसेट्स हैं, आप मिक्स नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, यानी कि जो हमारा बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ओनर से वो बिल्कुल अलग है। देखिए, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आर नॉट फ्रॉम दैट ऑफ ओनर्स, यानी जो भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। ये तो मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दे दिया, आप ड्राइंग का ले सकते हैं। और आप कैपिटल को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो वो भी इसी का पार्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारा बिजनेस है वो अलग है और जो हमारा बिजनेस को चलाने वाला ओनर है वो अलग है। दोनों का आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा है वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के नाम से ही समझ में आता है कि हम जो चीजों को मनी में मेजर कर सकते हैं, यानी कि जिनको मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में हम लिख सकते हैं, उन्हीं को हम बिजनेस की बुक्स में शो कर सकते हैं। हमने अकाउंटिंग में स्टार्टिंग में ही देखा था कि जिन भी ट्रांजेक्शन्स को हम मॉनेटरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हीं को तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो किसी भी चीज की क्वालिटी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्वांटिटी और उसका अमाउंट ही रिकॉर्ड हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस से रिलेटेड और वो मनी में हम उससे मेजर कर सकते हैं, तो उनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि जिन भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि हाँ इसमें कितना अमाउंट लग जाएगा एग्जैक्टली, जब हमें पता चल जाए, उसी को हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या? देखिए, इंसान की जैसे लाइफ होती है लॉन्ग टाइम तक होती है, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पे डेथ हो जाती है। लेकिन जो हमारी कंपनीज होती है वो सालों साल चलती रहती है और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहती है। तो कोई ना कोई पीरियड तो हमारे को देखना पड़ेगा ना, ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को या बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। तो जनरली हम 1 साल का परफॉर्मेंस लेके चलते हैं कि हाँ भाई इस कंपनी ने इस साल का पोजीशन ये रहा, नेक्स्ट ईयर ये है, ताकि हम उसको आराम से कैलकुलेट कर पाए। क्योंकि अगर हम लोग पूरे इकट्ठा देखेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इस टाइम पे क्या हुआ कैसे हुआ, जब तक हम हर साल का चेक नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। तो हमने एक पीरियड ले लिया 1 साल का, कि 1 साल के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उस समय प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो सभी हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो देखिए, The life of an enterprise is broken into smaller periods so that its performance is measured at regular intervals, usually 1 year। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ताकि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाए आराम से, और जनरली हमने इसका पीरियड क्या लिया है 1 ईयर का, 1 ईयर की हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इसके बाद हमारा आता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि आपको सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, यानी कि बतानी है, कोई भी चीज छुपाने नहीं है। सारी ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस के अंदर हुई है, तो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उसके अंदर सारे लोग आते हैं, उन सबको हमें बताना होता है कि हाँ भाई 1 साल में हमारे बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हुई है और उसका इम्पैक्ट ये रहा है। आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, चाहे सिग्निफिकेंट हो या ना हो, आपको बताना जरूरी हो जाता है। आपको कुछ भी चीज छुपानी नहीं है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो अगर आप लोगों को पूरी जानकारी दोगे नहीं तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, गलत बात हो जाएगी। देखिए,
कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है और एक इस तरीके से देनी है कि लोग उसे अंडरस्टैंड कर पाए। अगर आपने इन्फॉर्मेशन इस हिसाब से दे दी कि कोई रीड ही नहीं कर पाया, समझ ही नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए ऑब्वियसली बात है वो कोई यूजफुल नहीं रह जाएगी। और इसको आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। देखिए, ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, और आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन बतानी है? सारी सिग्निफिकेंट तो बतानी, यानी कि मेजर जो चीजें होती हैं वो आपको बतानी ही है। रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी, और जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स है उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आप बताओगे, यानी कि जिन भी ट्रांजेक्शन का इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है उनको आपको डिस्क्लोज करना है। इसके आगे लिखा है दैट इज ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज, यानी कि जितने भी मटेरियल और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होती है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, वो आपको डिस्क्लोज करनी ही है। आपको सारी ही डिस्क्लोज करनी, चाहे वो मटेरियल हो चाहे इमटेरियल हो, आपको वो डिस्क्लोज करनी ही है, आप उन्हें हाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब यहाँ पे किसी मटेरियल का नहीं है, मटीरियलिटी मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको अगर बता दिया जाए तो शायद वो हमारे इन्वेस्टर्स के डिसीजन को चेंज कर देगी। यानी कि अगर उन्हें पता था तो उनका डिसीजन कुछ और था, अगर उनको वो इन्फॉर्मेशन पता लग गई तो उनका डिसीजन चेंज होने के चांसेस है, तो वो हमारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन में काउंट होता है। अब ये जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है ये हर एक बिजनेस की अलग हो सकती है। जैसे कि अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो किसी इंसान के लिए 1000 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन किसी बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए भी कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि उनका स्केल ही बड़ा है, उनकी ट्रांजेक्शन ही करोड़ों में होती है, तो उनके लिए लाख भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनकी ट्रांजेक्शन ही हजारों में होती है तो उनके लिए 1000 बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा, या फिर लाखों में हो रहे तो उनके लिए भी हजारों में थोड़ी चीजें इम्पैक्ट कर जाती है। तो ये हर एक इंसान के लिए, हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकती है। आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ यही अमाउंट है जो सबके लिए सिग्निफिकेंट रहने वाला है। ये बिजनेस के स्केल पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड दे रही है अपने सारे शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड मिल रहा है तो उनको खुशी मिलेगी, हाँ भाई हमें डिविडेंड दिया जा रहा है, हमको कुछ फायदा हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं डिस्क्लोज की कि हमारे रिजर्व प्रॉफिट में से है, ना कि ये करंट ईयर के प्रॉफिट में से, यानी कि जो पहले इनके प्रॉफिट जमा हुए थे उसमें से ये डिविडेंड दे रहे हैं, ना कि करंट ईयर के प्रॉफिट से, क्योंकि इस साल तक प्रॉफिट ही नहीं हुआ। ये बस लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई हमारी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है इसलिए हम डिविडेंड देते चले जा रहे हैं। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करने के लिए उन्होंने इसको कर दिया, तो ये एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि आपको ये बताना भी जरूरी है कि डिविडेंड आप दे रहे हो तो डिविडेंड कहाँ से दे रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारे डिसीजन चेंज हो सकते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल, एक आइटम यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन उसे मटेरियल तब कहा जाएगा इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, यानी कि अगर उसकी नॉलेज मिल गई हमारे इन्वेस्टर को तो उनका डिसीजन चेंज हो सकता है। इसके बाद हमारा आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसे हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें लॉस होने वाला है तो हम उसका पहले से रिकॉर्ड करके चलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर अच्छा होने वाला है तो अच्छी बात है, होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर बुरा होने वाला है तो उसकी तैयारी पहले से ही करके चली जाए। तो वही अपनी बात होती है कि अगर हमको लगता है कि हमें प्रॉफिट होने वाला है तो जब हमें प्रॉफिट रियलाइज होगा तब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर हमको लगता है कि हमें आने वाले टाइम में लॉस होने वाला है तो हम उसको पहले से ही रिकॉर्ड करके चल लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ आपको डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन इसी का एग्जांपल है अच्छा खासा। कैसे है देखिए कि आपको पता है कि आपने कोई भी फिक्स एसेट खरीदी है तो 5 साल 10 साल बाद जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है उतने टाइम तक रहेगी, उसके बाद वो खराब हो जाएगी, फिर आपको नई लेनी पड़ेगी। अब जो नई लेनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है वो एक्सपेंसिव ही आएगी, और जितने की आज की रेट में कॉस्ट लिखी है तो जरूरी नहीं है आज की रेट पे जितने पैसे हैं उतने ही लेंगे, क्या पता वो महंगी भी हो जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो वो महंगी भी हो जाएगी। तो आपको एक साथ इतना सारा अमाउंट अरेंज करना पड़ जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप अरेंज कर पाओ। और जो बिजनेस में मशीन्स वगैरह होती हैं या फिर एसेट्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हर साल एक छोटा पोर्शन निकाल लिया जाता है और इक्वल अमाउंट में निकाला जाता है, ताकि जितने भी उस एसेट की लाइफ है उस एसेट के खराब होने के बाद में हम एक नई एसेट को उन पैसों से खरीद पाए। तो ये भी हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो गया कि आपने हर टाइम कुछ ना कुछ पैसे निकालते रहे, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में आपको ये एक्सपेंस होना ही होना है, तो उसकी तैयारी आपने पहले से ही कर ली। तो यही हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। देखिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इसको हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, कि आपको अगर प्रॉफिट होने वाला तो आपको उसको एंटिसिपेट नहीं करना है, आपको उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आने वाले टाइम में लॉस होने वाला है तो उसको पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो और इसको रिकॉर्ड कर लो कि यहाँ पे हमें लॉस होने वाला है। आप जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स लेते हैं, ये भी क्या है इसी का एग्जांपल है कि आपने सेल की मान लीजिए उधार पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं,
तो वो हमारे बेड डेट में ले आते हैं। पहले हम उसका प्रोविजन बना लेते हैं कि हाँ भाई इतने % चांसेस है कि 1%, 2% या आपकी जो भी बिजनेस पॉलिसी होती है, जो भी आपने देखा है कि लास्ट ईयर में लगभग इतने % लोग पैसे आपको नहीं देते हैं, तो आप पहले से तैयार करके चलते हैं और हर साल बनाते हो उसको कि हमें चांसेस है कि हमने टोटल इतनी सेल तो कर दिया है, लेकिन शायद इसमें से इतना अमाउंट हमें ना मिल पाए। जो भी हमारा परसेंटेज रहता है वो भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का ही एग्जाम्पल होता है। इसके बाद हमारा आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट को आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आपने फिक्स एसेट्स को खरीदा है, तो जितने पैसों में उसको खरीदा है उसी अमाउंट पे आप लिख देते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी एक सेट खरीदी, XYZ अमाउंट लिया आपका 1 लाख रुपीज, और उसको इंस्टॉल कराने में वापस यहाँ तक लाने में 10 से 15,000 रुपए लग गए। मान लीजिए 15,000 रुपए लग गए, तो आप 1,15,000 की ही कॉस्ट उसको दिखाओगे। एक्चुअली में हमें एक्वायर करने पे इतनी पड़ी, तो जो भी इसके फर्दर कैलकुलेशंस वगैरह होंगे, लाइक जिसे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो 1,15,000 पे ही तो आप कैलकुलेट करेंगे, आप सिर्फ 1 लाख पे तो नहीं करने वाले हैं ना। तो ये उसी की बात करता है। यानी कि जो भी चीज आपने जिस अमाउंट पे खरीदी है आपको वही लिखना है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे ही रहना है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज की डेट में उस चीज की क्या मार्केट वैल्यू है। आपने जितने पे खरीदा था आप उसमें ही शो करने वाले हो उसको। देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट को कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं या कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपकी जो एसेट्स होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, यानी कि जिस प्राइस को आपने पे किया है उसे खरीदने के लिए, उसे एक्वायर करने के लिए। एंड इट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स, और ये बेसिस भी है हमारी उस एसेट की सारी भी ट्रांजेक्शन्स को करने का। यानी सारी जो भी अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट्स वगैरह होंगे वो उसी अमाउंट को बेस लेके किया जाएगा। इसके बाद हमारा आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब हमें मैच करना है। अब किस चीज को मैच करना है, तो हमने जो भी पीरियड हमारा अकाउंटिंग का चल रहा है उसमें जितने भी रेवेन्यू है उस चीज को, और जितने भी हमारे एक्सपेंस है इनको आपस में देखना है, और हमें नेट इफेक्ट देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये तो जेन्युइन सी बात है, आराम से हमको समझ में भी आती है। ठीक है, तो देखिए मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड, यानी कि हमें मैच करना होता है रेवेन्यू उस पीरियड का, जिस भी पीरियड को हम लेके चल रहे हैं, और उसके एक्सपेंसेस के साथ में, रादर देन कैश रिसीव्ड और पेड। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कैश रिसीव हुआ है या आपने कैश पे किया है या नहीं किया है। टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एग्जैक्टली जो भी करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है या लॉस जो भी आने वाला है उस साल का, वो आप करेक्टली निकाल पाए, गलती ना हो हमसे। इसके बाद जो हमारा आता है ड्यूअल एक्सपेक्ट, ये आप ऑलरेडी ही पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो भाई, आपने पढ़ा था ना डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का, तो वही तो ड्यूअल एक्सपेक्ट है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा डेबिट का, एक होता है हमारा क्रेडिट का, और ये जो दोनों होते हैं डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों इक्वल अमाउंट के ही होते हैं, तभी तो वो बराबर होंगे। देखिए एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज हैज 2 एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, कि जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, और दोनों का अमाउंट भी इक्वल रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर कर ली है और आप ऑब्लाइज्ड हो गए हो, यानी कि आपने अपने पार्ट का काम पूरा कर दिया है और आप एंटाइटल्ड हो अपनी पेमेंट को रिसीव करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया था, आपने वो काम कंप्लीट कर दिया है, तो आपने काम को कंप्लीट कर दिया, तो अब आप एंटाइटल्ड हो कि आप उसके पैसे ले सकते हो। उसी की बात करता है। देखिए रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, यानी कि हम रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब वो ट्रांजैक्शन एंटर हो चुकी है। आगे है एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, और हमारी जो ऑब्लिगेशन है वो क्रिएट हो गई है कि अब आप अमाउंट को रिसीव कर सकते हो। तो आप अमाउंट को कब रिसीव कर सकते हो, जब आपने अपने पार्ट का काम कंप्लीट कर दिया होगा कि हाँ भाई मेरा ये काम था, मैंने कंप्लीट कर दिया, अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। वेरीफाइबल मतलब क्या, कि आप वेरीफाई कर पाओ। अब वेरीफाई क्या कर पाओगे, देखिए आपने अकाउंटिंग में इतनी सारी ट्रांजेक्शन को करना होता है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकता है। तो इसको चेक कैसे किया जाएगा कि हाँ हर एक का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले लेंगे। जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदते तो आपको बिल मिलता है ना, तो ऐसे बिजनेस में भी तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है, सारी पैसे से रिलेटेड है, सबको बिल मिल सकता है उस चीज का जो भी ट्रांजेक्शन हुई है। तो वो भी जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है उसका आपको बिल लेना है कि हाँ भाई ये है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में काउंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव रखा है कि भाई कोई भी अपनी मर्जी से ट्रांजेक्शन को ना लिख दे, अपनी मन मर्जी के अमाउंट से ना लिख दे, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा जितना भी उसमें अमाउंट लिखा होगा उस हिसाब से हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। देखिए ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, कि जितने भी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन होती हैं वो सपोर्ट की जानी चाहिए किसके थ्रू, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, एविडेंस के थ्रू। आगे देखिए एग्जांपल्स कौन कौन होते हैं, कैश मेमो आप देखेंगे, इनवॉइसेस, सेल्स बिल, आपको यानी कि किसी भी चीज का आपने कोई भी लिया तो आपको बिल मिल जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए।
ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट पर्सनल बायसनेस। और ये वेरीफाई करने को हमने क्यों रखा है, ताकि हम जो एलिमिनेट कर पाए पर्सनल बायसनेस को, कि कोई भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई ना करे, अमाउंट उसका चेंज ना करे, या फिर फेक ट्रांजेक्शन को ना लिखे। क्योंकि कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा और उसका सपोर्टिंग एविडेंस भी है हमारे पास कि हाँ भाई हमने ये चीज खरीदी थी या हमने ये चीज बेची थी और इतने अमाउंट की थी, तो हम बिल में चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ऐसी हो गई। आई होप आपको अब ये अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है मैं समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबसे इजी प्रिंसिपल आपको कौन सा लगा, सबसे मुश्किल कौन सा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।